चलिए माय डियर फ्रेंड्स, कैन वी स्टार्ट? यस ऑल ऑफ यू, कैन वी स्टार्ट? सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? कोई जवाब ही नहीं दे रहा यार, स्वागत नहीं करोगे हमारा? यस, एनी एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? यू आर डूइंग गुड? कीप स्माइलिंग बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज। क्या हुआ, यहाँ पे कोई मरा है क्या? हाँ, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई मरा है, मैयत में आया हूँ मैं, सब लोग ऐसे अभी क्या पढ़ेंगे सर? अच्छा, आपको ऐसा लगता है क्या कि अभी जो पढ़ेंगे बहुत डिफिकल्ट होगा, ये मेरे दिमाग में घुसेगा नहीं घुसेगा, ऐसा लगता है आपको कभी? ऐसा नहीं लगता है? उसका मतलब यू आर ट्रीटिंग इट इज लाइक अ वेरी इजी थिंग, यू आर ट्रीटिंग इट इज अ वेरी इजी थिंग, नो? डिफिकल्ट लग रहा है? पर लगना चाहिए, थोड़ा डर तो होना चाहिए ना, क्योंकि डर के आगे जीत होती है। चलिए, लेकिन अभी एक ही लेक्चर हुआ है ना बेसिकली, वो भी 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे के लेक्चर में आपका ऐसा चेहरा हो जाता है, कुछ बहुत डिफिकल्ट सिखाया सर ने, बहुत डिफिकल्ट सिखाया। अभी तो आई गेस वो स्लैब रेट्स वगैरह ही चलता रहेगा ना, वही चल रहा है अभी, ठीक है? वो तो एकदम सिंपल है, आगे अभी जंगल में आग तो आगे लगी है। चलिए, तो फ्रेंड्स, कल हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे क्या? दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी। उसके पहले बताएंगे मुझको हमने आज तक क्या देखा है, बताएंगे कंपनी का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 2 क्लॉज 20। बताएंगे कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। बताएंगे कंपनीज एक्ट कौन कौन से एंटिटीज पे अप्लाई करता है, कंपनी भी करता है, इंश्योरेंस कंपनी भी करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी भी करता है, और बैंकिंग कंपनीज पे करता है। और क्या ऐसी कोई भी बॉडी ऐसी कोई भी कंपनी जो स्पेशल एक्ट में बनी है, या ऐसी कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोले, बताएंगे बॉडी कॉर्पोरेट में कौन आता है? बॉडी कॉर्पोरेट मींस बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स एक्चुअली द कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। बताएंगे क्या इंडियन कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है? अच्छा, बॉडी कॉर्पोरेट में स्पेसिफिकली कौन नहीं आता है? क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आती है? अरे श्योर। और ऐसी कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोले कि तू बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, आज कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहा जाता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक एग्जाम्पल है उसका। बताएंगे मुझको कि कंपनी के फीचर्स के अंदर एक जो सेपरेट लीगल एंटिटी का जो फीचर था, वो आपसे क्या कहता है? वो कहता है कंपनी अलग है और कंपनी को बनाने वाले लोग अलग होते हैं। कंपनी अलग होती है, कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स अलग होते हैं, कंपनी अलग होती है, कंपनी के शेयर होल्डर्स अलग होते हैं, कंपनी अलग होती है, कंपनी के डायरेक्टर्स अलग होते हैं, कंपनी अलग होती है, कंपनी का पायलट अलग होता है, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। कंपनी अलग होती है, कंपनी के सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर अलग होते हैं, सालोमन वर्सेस सालोमन। कंपनी अलग होती है, अगर उसने कंपनी को बनाया है जस्ट टू सेव फ्रॉम द टैक्सेस, तो कंपनी और वो एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है। केस स्टडी कौन सा था? दिनशॉ मैनेकजी पेटिट। कल हमने केस स्टडी लिखा भी है उसका, सही कि गलत? तो ये कुछ बेसिक नेचर होता है कंपनी का। उसके बाद हम लोग कंपनी के प्रकार को डिस्कस कर रहे थे, और उसके अंदर हमने ये जाना कि एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। इस इंडिया में कितने प्रकार की कंपनी होती है? हाँ बेटा, एक होती है प्राइवेट, एक होती है पब्लिक। रजिस्टर अनरजिस्टर्ड ऐसा कुछ होता है क्या? वैसे अनरजिस्टर्ड कंपनी होती ही नहीं है। हम लोग ऐसा नहीं बोलते मैं कंपनी हूं लेकिन अनरजिस्टर्ड हूं, ऐसा दुनिया में कोई नहीं बोल सकता। कंपनी होती है रजिस्टर्ड ही, और उसमें 2 प्रकार होते हैं, एक होती है प्राइवेट, एक होती है पब्लिक। और कल हम लोग भाई और बहनों प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन जो है वो डिस्कस कर रहे थे, सही कि गलत? और प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन सेक्शन नंबर बोलेगा? वेरी गुड, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 68। और उसके अंदर हमने देखा था कि प्राइवेट कंपनी का मतलब यह होता है कि ऐसी कंपनी जिसके पास क्या होता है, बोलो? मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होता है, इजंट इट? अच्छा, कैपिटल के बहुत सारे प्रकार होते हैं, यू नो ना? नंबर 1 इज ऑथोराइज कैपिटल। व्हाट इज ऑथोराइज कैपिटल? जो मेमोरेंडम में लिख करके हम लोग फाइनलाइज करते कि इनिशियली हमारा ये ऑथोराइज कैपिटल होगा, सही कि गलत? अच्छा, एक बात बताओ मुझको, आज मैं अपने कंपनी के लिए कितना ऑथोराइज कैपिटल रखूं? मेरे को प्राइवेट बनना है, मेरे को पब्लिक बनना है, मैं कितना ऑथोराइज कैपिटल रखूं? पेडअप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पेडअप तो डिफाइंड ही नहीं है। यहां पे क्या लिखा है? मिनिमम पेडअप बोला है ना, तो आपके पास मिनिमम पेडअप कैपिटल होना चाहिए बोला है, लेकिन ऑथोराइज कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो बताएंगे आज मेरे को अगर कंपनी बनानी है तो मैं कितना ऑथोराइज कैपिटल रखूं? अगर मान लो आप कंपनी बनाना चाहते हो तो कितना ऑथोराइज कैपिटल रखेंगे बताओ? जितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी की रिक्वायरमेंट? मान लो आपको बनानी है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी बनानी है, जैसे कि सन फार्मा हो गया, डॉक्टर रेड्डीज हो गया, इनकी जैसी बड़ी कंपनी बनानी है, तो आपको कितने की रिक्वायरमेंट है? अराउंड आपको दिमाग में वही कितना तो लगेगा, लगभग 20 lakhs। वेरी गुड, थोड़ा और सोचो,
20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ की गरज है, तो क्या मैं अपने ऑथराइज कैपिटल में 20 लाख करोड़ लिख दूं? मेमोरेंडम बनाएंगे नहीं, फाउंडेशन में नलायक को मेमोरेंडम बनाया नहीं बनाया, जिसके अंदर एक कैपिटल क्लॉज, अरे नेरोलैक याद है कि नहीं तुमको, जिसके अंदर सी स्टैंड्स फॉर कैपिटल था, तो कैपिटल क्लॉज में ऑथराइज कैपिटल लिखते थे ना, तो 20 लाख करोड़ कैपिटल लिख दूं? लिख दूं? क्या प्रॉब्लम है तुमको? नहीं ना? चलो मान लो कोई कंपनी है, अब इन्होंने सोचा कि 20 लाख रुपए, तो उन्होंने मान लो पहले 20 लाख रुपए लिखा ऑथराइज कैपिटल में, और वो 20 लाख रुपए इश्यू भी हो गए, अब ऑथराइज कैपिटल में से इश्यू हो गए ना, और वो हो गया एग्जॉस्ट, मतलब वो खत्म हो गया इशू करके, अब उनको और कैपिटल इशू करना है, तो ऑथराइज कैपिटल में और लिख सकते हैं? द आंसर इज यस। अब ये बातें निक ने समझी, निक बोला साला इन्होंने पहले 20 लाख लिखा था और 1 साल के अंदर ही वो खत्म हो गया और इशू करना है, तो मैं पहले से 20 लाख करोड़ ही लिख दूं। तो ये इन्होंने 20 लाख करोड़ क्यों नहीं लिखा? इन्होंने 20 लाख लिखा, इन्होंने 20 लाख करोड़ क्यों लिखा? वेरी गुड। तो ऑथराइज कैपिटल में जितना लिखता हूं ना, उसके ऊपर मेरा इनकॉर्पोरेशन का फीस डिपेंड होता है, इसलिए मैं पहले ही लिखने के लिए तो यहां पे अनलिमिटेड लिखूं ताकि बाद में झंझट ही नहीं चाहिए मुझको, लिख सकता हूं ना, लिखने के लिए पहले मैं अनलिमिटेड लिख दूं ना, ताकि मैं जब भी इशू करूं, ऑथराइज कैपिटल है मेरे पास, कंपनी ऑथराइज कैपिटल से ऊपर जाकर के शेयर्स इशू नहीं कर सकती है, लिखने के लिए मैं तो अनलिमिटेड भी लिख सकता हूं, लेकिन नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? बिकॉज उस पर मेरा अभी का फीस डिपेंड कर रहा है। हाँ, आज मान लो मैंने 20 लाख रुपए लिखा और कल जाके मुझको और 20 लाख रुपए की गरज है, तो पहले मुझको ऑथराइज कैपिटल बढ़ा कर लेना पड़ेगा और फिर उससे इशू करूंगा। अब जब 20 लाख में बढ़ा रहा हूं, तो उस टाइम पे मुझको फीस देना है, लेकिन ये फीस मैंने पहले नहीं दी थी, मैं जब भी लगेगा तब पे करके उसको ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज करके लूंगा। मेरी बात समझे? तो ऑथराइज कैपिटल पे मेरा फीस डिपेंड होता है। तो मान लेते हैं इनकी बात कि हमने 20 लाख रुपए का ऑथराइज कैपिटल लिखा। अब ऑथराइज कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल में क्या अंतर है बताओ? यस, ऑथराइज कैपिटल में मैं क्या करता हूं? इशू करता हूं। तो इमेजिन करते हैं ऑथराइज में से मेरे इशू हो गए 10 लाख रुपए के शेयर्स। कितने? 10 लाख के शेयर्स। अब बताएंगे मेरा पेड अप कैपिटल 10 लाख रुपए की कुछ और है, कुछ और है। क्यों? इशू तो 10 लाख हुआ ना, लेकिन उसमें से सब्सक्राइब भी होंगे भाई। ऐसा नहीं कि मैंने 10 लाख रुपए मार्केट में डाल दिए तो सबने खरीदी कर लिए। अब एक बात बताओ, कोई एक फ्रूट सेलर है, उसके पास मान लो 10 डजन एप्पल है, तो वो मार्केट में लेके आ गया, क्या चांसेस है 10 डजन के 10 डजन जो एप्पल है वो बिक जाएंगे? नहीं ना। तो कंपनी 10 लाख इशू तो कर लेगी, लेकिन उसमें से इमेजिन करते 8 लाख के सब्सक्राइब हुए, मतलब 8 लाख के लिए खरीदार मिल गए, तो 8 लाख सब्सक्राइब हो गए ना। अब बताओ 8 लाख रुपए में कैसे इशू कर सकता हूं? फुल्ली पेडअप या पार्टली पेडअप? तो अगर मान लो फुल्ली पेडअप है, फुल्ली पेडअप मतलब 8 लाख के 8 लाख मिल गए। या मान लेते क्या हो सकता है, पार्टली पेडअप, कंपनी बोल रही आज आधा अमाउंट दे दो, आधा अमाउंट कल, मतलब जब मांगूंगा तब दे दो। तो अगर मान लो आज मैंने आधा अमाउंट मांगा है, तो पेडअप कितना हुआ? पेडअप कितना हुआ? और ये बोल रहे इसकी बात कर रहे हैं, बात समझे? पेडअप मतलब उसकी बात कर रहे हैं, ये ऑथराइज की बात नहीं कर रहे। ऑथराइज तो आप जितना चाहे लगा सकते हो। अच्छा, एक बेसिक क्वेश्चन बताओ फाउंडेशन के बच्चों को, ऑथराइज कैपिटल में मैं नंबर ऑफ शेयर्स लिखता हूं कि अमाउंट लिखता हूं? मेमोरेंडम के ऑथराइज कैपिटल क्लॉज में मैं अमाउंट लिखता हूं कि नंबर ऑफ शेयर्स लिखता हूं? तो बेसिकली मैं लिखता हूं अमाउंट, एंड देन उसके अंदर उसके सब डिवीजन। कैसे सब डिवीजन? कि 20 लाख रुपए का ऑथराइज, 20 लाख रुपए का ऑथराइज कैपिटल है, हो सकता है इसमें मैं डिवीजन करूं, कुछ शेयर 10 रुपए के, कुछ शेयर 100 रुपए के, कुछ शेयर 1 रुपए के, कुछ शेयर 2 रुपए के, ऐसे कर सकता हूं मैं। एंड ऑन द बेस ऑफ दैट मेरे नंबर ऑफ शेयर्स बदलेंगे। तो ऑथराइज कैपिटल में मैं डायरेक्टली कभी नंबर ऑफ शेयर्स नहीं लिखता हूं, मैं क्या लिखता हूं? मैं क्या लिखता हूं? अमाउंट लिखता हूं। बात समझे? और फिर उसके अंदर उसका सब डिवीजन लिखूंगा। दूसरा सवाल आपके लिए, एक बेसिक क्वेश्चन। अब यहां पे जब मैंने पेड अप शेयर कैपिटल लिखा है, वेदर इट इंक्लूड्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और नॉट? पेड अप शेयर कैपिटल, जब भी कंपनीज एक्ट में वर्ड नजर आएगा पेड अप शेयर कैपिटल, बोलेगा ना कि इतना पेड अप शेयर कैपिटल तो ये, उतना पेड अप शेयर कैपिटल तो ये, बिकॉज हमारे कंपनीज एक्ट की बहुत सारी एप्लीकेबिलिटी जो है ना, वो आपके पेड अप शेयर कैपिटल के लिमिट पे डिपेंड करती है। मतलब अगर आपकी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल इतना हुआ, तो आपको ये प्रोविजन अप्लाई कर जाएगी। बात समझे? जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनल ऑडिट सेक्शन 138 में पढ़ेंगे कि अगर मान लो आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ रुपया से ज्यादा है, तो आपको
इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है, मतलब यू हैव टू गेट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड बाय द इंटरनल ऑडिटर। तो 50 करोड़ रुपए जो लिखा है पेड अप शेयर कैपिटल, ये 50 करोड़ में बस इक्विटी पकड़े कि प्रेफरेंस भी पकड़े? अब इमेजिन करते कोई कंपनी है ए लिमिटेड, जिसका बैलेंस शीट ऐसे दिख रहा है, जिसके इक्विटी शेयर कैपिटल है 40 करोड़ और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 20 करोड़, और हमारा इंटरनल ऑडिटर का एप्लीकेबिलिटी क्या है कि आपका पेड अप शेयर कैपिटल अगर 50 करोड़ या फिर उससे ज्यादा हो गया तो आपको इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है। तो आप मुझको बताएंगे क्या ए लिमिटेड पे इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है? बताओ, लॉ प्रैक्टिकल है कि थ्योरेटिकल है? बताओ ना। सब लोग स्ट्रेट बैठेंगे, स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट। क्या कुबड़ भी डालेगा? ये जो आगे वाला जो डेस्क है ना, ये वाला आपको लिखने के लिए दिया है, ना कि अपने शरीर का पूरा भार उसके ऊपर डालने के लिए है। ऐसे नहीं मानो, स्ट्रेट बैठेंगे, थोड़ा स्माइल के साथ, पॉजिटिविटी के साथ बैठेंगे क्लास में। हाँ जी, हाँ, कम ऑन। और एक बात बताओ, आपको जवाब नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि आप नालायक हो। मैंने कल ही बोला आपको नहीं आता है इसलिए मेरे क्लास में बैठे हो। अगर आपको सब कुछ आता था तो क्लास में नहीं बैठते थे। मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं ताकि आपका थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको पूछ भी नहीं रहा हूं या फिर मेरे भी दिमाग में नहीं आते हैं। तो जब भी आप खुद पढ़ाई करोगे सीए बनने के बाद, आर्टिकलशिप के दौरान जब भी कोई लॉ पढ़ोगे ना, तो आपका थिंकिंग इस प्रकार से डेवलप होना चाहिए। आपको खुद को ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए, और जब क्वेश्चंस आएंगे ना तब उसके आंसर ढूंढने में आपका नॉलेज गेनिंग होगा। समझे बात को? हम जब पढ़ रहे हैं तो नॉलेज गेनिंग एटीट्यूड से पढ़ेंगे, और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे। तो मेरी क्लास में जब बैठोगे, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट अदर्स, जब मेरी क्लास में बैठेंगे तो बेसिकली इसी इंटेंशन से बैठेंगे कि हमको नॉलेज गेन करना है, हर एक चीज पे नॉलेज गेन करना है। और जब भी क्वेश्चन पूछूंगा डरेंगे नहीं। मेरे को ये दिख रहा है कि आप डर रहे हो, सवाल पूछ, सर अभी इसका जवाब क्या होगा, मेरे को तो नहीं आता है। अच्छा नहीं आता इधर इसलिए तो आए हो ना। जब मैं आपके जैसा था तो मेरे को भी नहीं आता था, मेरे को ये सवाल आते थे दिमाग में। जब मेरे को सवाल आए तो मैंने जवाब ढूंढना शुरू किया, और जवाब ढूंढना शुरू करा तो मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज आया। आई एम नॉट कंसिडरिंग माई सेल्फ एज ए एक्सपर्ट इन द कंपनी लॉ, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ कंपनी लॉ नाउ। मैं भी नई नई बातें हर रोज सीखता हूं, आपको सिखाने के चक्कर में मेरे को नई नई बातें समझ में आती है। तो मैं जब से मेरे को नई बात समझ में आती है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो बेसिकली मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैं आपको बता नहीं रहा हूं कि देखो मेरे को कितना आता है। मेरे को गरज ही नहीं आपको बताना, आपको पता है कि मेरे को बहुत आता है इसलिए तो क्लास लगा है मेरे पास। तो आई डोंट नीड टू प्रूव टू यू और प्रूव टू एनीवन एल्स कि मेरे को कितना आता है। मैं खुद बता रहा हूं मेरे को कुछ नहीं आता है, जैसे कि आपको कुछ नहीं आता है। बस हम लोग क्या शेयर कर रहे हैं कि भैया इसको क्या होता है। कभी कभार आप भी कुछ कुछ बातें बताओगे मुझको, सर उसका ये हो सकता है क्या, तो हम सोचेंगे मिलके हाँ आ जाएगा, ऐसा हो सकता है। वो कंपनी लॉ बहुत गहरी चीज है, हम बस ऊपर ऊपर से समझ रहे उसको अभी। हाँ जी, तो एक बेसिक क्वेश्चन बताएंगे, क्या ए लिमिटेड पे इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है? आपको क्या लगता है बताओ, आपका ओपिनियन बताओ, फिर हम लोग सही जवाब ढूंढने की कोशिश करते। हाँ बेटा, व्हाट्स नेम, मैं भूल जाता हूं आपका नाम हमेशा। अतीश, अतीश कि सतीश? अतीश, अतीश क्या क्या मायने इसके? अतीश के क्या मायने होते हैं, क्या मतलब है इसका? सन, अच्छा सूर्यदेव, वेरी गुड, प्रणाम सूर्यदेव। क्या हम आपको सूर्यदेव बुला सकते हैं? हाँ अतीश जी, स्वागत है आपका शो पे जिसका नाम है कौन बनेगा लॉपति। बताइए मुझको, क्या ए लिमिटेड पे इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है? आपका समय शुरू होता है अब। वो नहीं बता मुझको एप्लीकेबल है कि नहीं। हाँ हाँ, तो जवाब ही नहीं आता ना तुमको। मैंने पूछा हाँ कि ना। ऑडियंस पोल, ऑडियंस पोल लेना चाहोगे? अवेलेबल नहीं है। एक्सपर्ट एडवाइस नहीं मिलेगा। फोन अ फ्रेंड, इस रूट की सभी लाइनें अस्त व्यस्त है। तूच आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। आप ही बताइए, क्या आपको क्या लगता है भाई, पेड अप शेयर कैपिटल में इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आने चाहिए कि बस इक्विटी आना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? ये सोचो ना, तुम सवाल से डरो मत, उससे भिड़ जाओ। क्या होगा, एक तो तुम मरोगे ना तो ये मरेगा।
दोनों में से एक बात होगी ना। वैसे तुम अभी बैटल में आ चुके हो, तुम अभी पीछे नहीं हट सकते, तुमको भिड़ना ही है अभी क्वेश्चन से। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जाके डायरेक्टली भिड़ने का, जो भी हो देखा जाएगा कल। डरो मत, डर के आगे जीत है। बताओ कवर होगा? अच्छा वेरी गुड निक, कवर होगा। हाँ गर्ल्स क्यों क्यों? लेकिन पेडअप शेयर में मैं इक्विटी लूंगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द काइंड ऑफ रियल शेयर होल्डर्स ना। तो देखिए, हाँ आपने कैसे सोचा कि इसमें इंक्लूड होता बेटा? हाउ यू थॉट अबाउट इट? शेयर कैपिटल। ओके ओके निक, क्या मतलब क्या सोच क्या है आपकी? मैं जानना चाहता हूं किसकी सोच क्या है। वेरी गुड। तो भैया और बहनों, अतीश जी ने और निक ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और आपने भी। देखो यहां पे लिखा है शेयर कैपिटल, और हम लोग लिखते क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या लिखते हैं? प्रेफरेंस शेयर। भैया प्रेफरेंस शेयर ही तो है, अरे इसका छोटा भाई है ना। निक आपका पूरा नाम क्या है? निखिल, निखिल जादव। आपका कोई छोटा भाई बहन? सिंगल चाइल्ड? बड़ी बहन है? अच्छा दीदी का नाम क्या है? निकिता। तो अरे निकिता नाम है, उनका भी नाम निक है। सो निकिता दीदी और निक दोनों का सरनेम जादव है ना? यू टेल मी, पापा जी क्या बस निकिता को अपनी बच्ची समझेंगे और निक को नहीं समझेंगे? निक, पापा जी बस दीदी को अपनी बेटी समझेंगे, तुमको नहीं समझेंगे? अरे ये शेयर कैपिटल है ना। है कि नहीं? अरे ये भी तो जादव घराने का सुपुत्र, कुपुत्र, सुपुत्र जो भी है वो है ना। बस इनको सुपुत्री नहीं मानेंगे। बात समझे नहीं समझे? शेयर कैपिटल है भाई। शेयर कैपिटल के दो प्रकार होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या हुआ अगर उसको प्रेफरेंस मिलता है? जैसे निक छोटा है तो उसको प्रेफरेंस मिलता है हमेशा घर पे। छोटे लोगों को प्रेफरेंस मिलता है नहीं मिलता है? जो कितने लोग छोटे हैं यहाँ पे? घर पे छोटे हैं? घर पे छोटे हैं? छोटे हो आप घर पे? तो प्रेफरेंस मिलता है आपको घर पे थोड़ा बहुत, कि बहुत डांट पड़ती है? थोड़ा बहुत प्रेफरेंस मिलता है, थोड़ा लाड़ प्यार होता है छोटे बच्चों का, है ना? तो प्रेफरेंस को लाड़ प्यार मिलता है, उनको प्रेफरेंस मिलता है डिविडेंड के अंदर, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर, लेकिन है तो वो उसी घराने के शेयर कैपिटल। बात समझे? तो कंपनीज एक्ट में जहां जहां पे वर्ड आएगा शेयर कैपिटल, समझ लो उसके अंदर इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आएंगे। हाँ कभी कभार लॉ मेकर्स स्पेसिफिकली कुछ शेयर्स को टारगेट करना चाहते हैं, कुछ शेयर्स को रेफर करना चाहते हैं। जैसे अगर उन्होंने लिख दिया कि द कंपनी विच इज हैविंग पर्टिकुलर पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, जैसे अगर इंटरनल ऑडिट के एप्लीकेबिलिटी में यहां पे पेड अप शेयर कैपिटल वर्ड ना होते हुए यहां पे अगर होता कौन सा वर्ड? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यू टेल मी, क्या ए लिमिट के ऊपर, अतीश जी, क्या ए लिमिटेड के ऊपर इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल होता? द आंसर इज नो। बात समझे? तो लॉ मेकर्स किस चीज को डिनोट कर रहे हैं? लॉ मेकर्स किस चीज को रेफर कर रहे हैं? शेयर कैपिटल की इक्विटी शेयर कैपिटल, ये समझना जरूरी है। तो यहां पे जो लिखा है कि ऐसी कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना हो? बोलो मिनिमम पेड शेयर कितना हो? बोलो मिनिमम पेड कितना हो, कितना होना चाहिए? एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। और कितना प्रिस्क्राइब्ड है? अब तो कोई प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट नहीं, जितना चाहिए उतना रख सकते हो। और दूसरा कंडीशन था जिनके आर्टिकल्स में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, जिनके आर्टिकल्स में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। क्या रिस्ट्रिक्शन है? क्या रिस्ट्रिक्शन है? पहला रिस्ट्रिक्शन कि उनके मेंबर्स के राइट टू ट्रांसफर शेयर्स पे क्या है? कम ऑन, पे रिस्ट्रिक्शन। कल मैंने जाते जाते आपको एक सवाल पूछा था कि अपने पास दो कंपनीज हैं। कितने कंपनीज है? दो, ए लिमिटेड और ए प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है? आपके पास है 1,00,000 रुपए। यू वेंट टू ए लिमिटेड, सॉरी, और उनके शेयर्स खरीदी करने की सोची।
उन्होंने कहा हाँ आ जाइए। आपने पूछा मेरे को है ना 2 साल के बाद शेयर्स बेचने हैं, बेच सकता हूं क्या? ए लिमिटेड के डायरेक्टर्स ने बोला हाँ बिल्कुल बेच सकते हो, बिकॉज हम क्या बोलते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, फ्रीली बेच सकते हैं आप शेयर्स, कोई इशू नहीं है। दूसरा, आप चले गए दूसरा ऑप्शन के पास, ए प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर, उसको बोला कि मेरे को आपके शेयर्स खरीदी करने हैं। ए प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स बोले हाँ कर सकते हो, लेकिन मैं 2 साल के बाद बेचना चाहता हूं। बोले नहीं नहीं नहीं, यहां पे क्या है, रिस्ट्रिक्शन। यू टेल मी, आप 1 लाख रुपए कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे? ए लिमिटेड की ए प्राइवेट लिमिटेड? ए लिमिटेड में। क्यों? अगर सारी दुनिया ऐसे सोचने लगे तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कौन करेगा? लेकिन फैमिली मेंबर्स भी तो बेचने की सोच सकते हैं कि फैमिली मेंबर्स का पैसा उधर लग गया मतलब लग ही गया। मेरा सवाल लॉजिकल है ना? फाउंडेशन पे कभी प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन को ऐसे देखा था? फाउंडेशन में पढ़े हो ना प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन? थॉट कि भैया ये क्वेश्चन भी आ सकता है इसके अंदर। प्राइवेट फाउंडेशन में क्या था? प्राइवेट कंपनी, इसका रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबल शेयर्स, ये नंबर ऑफ 2 हो गया। एग्जाम में लिखो, बात खत्म, जय माता दी, पास हो गया मैं बस। लॉ जैसे जैसे निकल गया भाई, साला किसने इज्जत ही नहीं दिया सब्जेक्ट को। हाँ जी चलो बताए, अगर सारी दुनिया आपके जैसे सोचने लग गए कि मैं तो पब्लिक कंपनी इन्वेस्ट करूंगा बिकॉज फ्रीली ट्रांसफरेबल है, तो प्राइवेट कंपनी इन्वेस्ट कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। बिकॉज कोई भी पर्सन इन्वेस्ट क्यों करता है? बिकॉज ही वांट टू गेट हिज कैपिटल बैक, हिज फंड्स बैक। इन्वेस्टमेंट इसलिए होता ना जब गरज पड़ेगी तब वो पैसा उसको मिले। मान लो ए ने जो है इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, उसने इन्वेस्टमेंट करा है कुछ 10 सालों के लिए, बस 10 साल के बाद बिटिया की शादी है, बिटिया की शादी के लिए पैसा चाहिए। लोग ऐसे ही तो इन्वेस्टमेंट करते किसी पर्पज से, किसी को गाड़ी खरीदी करनी है, किसी को घर खरीदी करना है, किसी को वर्ल्ड टूर पे जाना है, किसी की बिटिया की शादी है, किसी की बेटी की शादी है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं ना बैंक में इधर उधर, और जब गरज लगे तब पैसा निकाल देंगे। तो इमेजिन करते हैं एक ही बिटिया की शादी है, उसको पैसा चाहिए, उसने मान लो ए प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्ट कर दिया था, और आज वो पैसे मांगने के लिए चला गया, कंपनी बोलती ना 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 ना, जब इन्वेस्ट करा था तब बताया था, हमारा आर्टिकल्स पढ़ो, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, आप शेयर नहीं बेच सकते। बताओ अभी बिटिया की शादी कैसे करें? सर कंपनी के डायरेक्टर से लगा दो। नहीं, क्यों करेंगे ऐसा? तो बेसिकली यहां पे जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है क्या? बोलो जोर से बोलो, क्या आ रहा है वर्ड? निक, इस वर्ड को आप क्या किसी और वर्ड के साथ कंपेयर करना चाहोगे? जोर से बोलो। यहां पे रिस्ट्रिक्शन है, क्या नहीं है? वेरी गुड, तो यहां पे रिस्ट्रिक्शन है भाई। बैंड है क्या? बैंड मतलब कर ही नहीं सकते, ऐसा बोला क्या? रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? विथ सम कंडीशंस आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन, जैसे 7च्या आत घरात, ये रिस्ट्रिक्शन है। मतलब तुम घर से बाहर निकल सकते हो लेकिन 7च्या आत घरात, आपको बोला घर से बाहर निकलोगे ही नहीं, इसका मतलब ये बैन। अब बताओ प्राइवेट कंपनी ने रिस्ट्रिक्शन लगाया कि बैन लगाया? मतलब प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं नहीं हो सकते? हो सकते हैं, बट विथ सम, कम ऑन, क्या बोलो? कंडीशंस। कंडीशंस को फुलफिल करो, आपके शेयर बेचो। सर ऐसा क्यों, प्राइवेट कंपनी में ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एक प्राइवेट कंपनी, देखो जब मैं कंपनी बना रहा हूं मेरे पास 2 ऑप्शन है, प्राइवेट की पब्लिक बनाओ। मैं प्राइवेट कंपनी बनाना चाहता हूं बिकॉज पब्लिक कंपनी में कहां लोगों को ढूंढूंगा, ये लोग बोल,
प्राइवेट कंपनी बनाऊंगा, जैसे कि मैं, स्वप्निल सर, स्वरूप सर, हम तीनों हैं, अभी हम लोग पार्टनरशिप फर्म में काम करते हैं, तो हमने सोचा कि कंपनी बनाते, क्या बनाते, कंपनी बनाते, तो हमने मान लो कंपनी बना दी, तो प्राइवेट कंपनी बनाएंगे हम लोग। वाई? बिकॉज वी डोंट वांट टू इंक्लूड द अदर्स इन द बिजनेस। पब्लिक कंपनी मतलब कोई भी खरीदी कर सकता है ना शेयर्स को, अगर मैं आईपीओ एफपीओ लाऊंगा तो। प्राइवेट कंपनी क्यों? बिकॉज हम लोग क्लोज एनवायरमेंट में काम करना चाहते हैं, वी डोंट ट्रस्ट अदर्स, वी डोंट ट्रस्ट अदर्स। इसलिए हमने क्या कर दिया, हम तीनों ने कंपनी बना दी, ईपीए प्राइवेट लिमिटेड। और अब देखो, हम तीनों का एक दूसरे के ऊपर पूरा भरोसा है, इसलिए तो हम कंपनी में शेयर होल्डर बने, हम एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया हम तीनों के ऊपर, तीनों ने एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल रिस्ट्रिक्शन एओए में लिख करके, कि अगर किसी को अपने शेयर्स बेचने तो बेच सकता है, ऐसा नहीं कि बेचने। अब मान लो मेरी बिटिया की शादी है, तो मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मैंने कंपनी में इन्वेस्ट करा है ना, तो रिस्ट्रिक्शन ये है कि जिसको कभी भी पैसों की गरज होगी तो वो अपने शेयर्स को कहीं किसी आउटसाइडर को नहीं बेचेगा। ऐसा क्यों? बिकॉज इमेजिन करते हैं कोई भी टिंकू, जिसको मान लो मैंने अपने शेयर्स बेच दिए बिना इनको पूछे, तो टिंकू क्या बनेगा, मेरी जगह पे शेयर होल्डर बनेगा। अब यू टेल मी, टिंकू, स्वप्निल सर और स्वरूप सर, इनके बीच में वो बॉन्डिंग रहेगा जो हमारे बीच में था? बन सकता है? पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। तो बताओ, कंपनी की तो लग गई, हम तीनों मिलकर कंपनी को चलाते थे, तो बहुत अच्छा बॉन्डिंग, बहुत स्ट्रांग था, कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रही थी। लेकिन ये टिंकू जी के आने की वजह से कंपनी का जो पूरा नेचर था वो गड़बड़ हो गया। और ऐसा हो सकता है, और प्राइवेट कंपनी में अगर मैंने किसी को भी शेयर बेचना अलाउ कर दिया तो वो किसी को भी बेच देगा। तो हमने रिस्ट्रिक्शन क्या लगाया कि कोई भी, हम तीनों में से कोई भी अगर शेयर को बेचना चाहेगा तो किसी आउटसाइडर को नहीं बेचेगा। हाँ, अगर बेचेगा तो एक बार हमको पूछेगा। अगर हमने अलाउ करा, मतलब अगर मेरे को बेचना है तो इन दोनों का कंसेंट लेना है कि मैं इसको बेचना चाहता हूं। अगर ये दोनों ने हाँ बोल दे कि हाँ तुम इसको बेच सकते हो, तो ही बेचूंगा। या फिर और एक कंडीशन कि बेचना है शेयर तो हमको ही बेचना है। क्या हो जाए, बिकॉज इससे कंपनी का जो एक बॉन्डिंग है ना, वो वैसा का वैसा बरकरार रहेगा, क्योंकि हमने एक ट्रस्ट के अंदर कंपनी को बनाया, एक प्राइवेट कंपनी को। बात समझे? और वो ट्रस्ट कहीं टूटना नहीं चाहिए कल जाकर के कोई एक थर्ड पार्टी अंदर आने की वजह से इन द शेयर होल्डिंग। और इसीलिए प्राइवेट कंपनी के शेयर्स क्या हो सकते हैं बोलो, ट्रांसफर हो सकता है, बट विथ सम कंडीशन। इसीलिए आप देखोगे कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनी जो होती है ना, वो एक फैमिली बिजनेस होते हैं, जिसके अंदर फैमिली के मेंबर ही शेयर होल्डर होते हैं। और वो रिस्ट्रिक्शन डालते हैं, क्या रिस्ट्रिक्शन डालते हैं कि भैया जी अगर आपको शेयर्स बेचने हैं तो आप पर्टिकुलरली हमारे फैमिली मेंबर को ही बेचोगे, आप फैमिली मेंबर को छोड़ करके किसी और को नहीं बेचोगे। ये होता है प्राइवेट कंपनी का एक नेचर। बात समझे? क्लियर? पक्का? तो ये है क्या बोलो, प्राइवेट कंपनी करके बनने का ये एक क्या बोलो, कंडीशन, जो आर्टिकल्स में लिखोगे कि प्राइवेट कंपनी अगर मैं बनना चाहता हूं तो मेरे आर्टिकल में ये कंडीशन होनी चाहिए, क्या, कि हम अपने शेयर होल्डर्स के राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे क्या लगाएंगे, रिस्ट्रिक्शन। लॉजिक क्लियर है? लॉजिक क्लियर है? पक्का? ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन देखो क्या है, व्हाट इज द सेकंड कंडीशन, क्या बोला है, पढ़ो जरा जोर से, क्या लिखा है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी, मतलब ओपीसी को छोड़ करके। चलो इसको हम लोग काट ही देते हैं। क्या लिखा है, लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200, मतलब प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर होंगे, 200। मिनिमम कितने होंगे, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। बताएंगे पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने होते हैं, मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। आर यू श्योर? पक्का? तो यहां पे हो गया हम दो, हमारे 200, और हम साथ साथ है और हमारे बहुत सारे हैं, मतलब अनलिमिटेड है। याद हो सकता है? बताओ प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे, 2, मैक्सिमम। तो बताओ उसको कैसे याद करेंगे, हम दो हमारे, जोर से बोलो, हम दो हमारे 200, बस 200 बस।
और पब्लिक कंपनी में हम साथ नहीं, साथ नहीं बोलना, साथ हम साथ है और हमारे अनलिमिटेड है। तो बताएंगे प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स में लिखेगी कि हमारे कंपनी के मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे, बोलो 200 होंगे। बात समझे? तो ये सेकंड कंडीशन लिखो यहां पे। कैन आई राइट डाउन लाइक दिस भाई और बहनों? मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर, क्या बोलो, 200। 200 से कम कितने, 2 चलेंगे, मिनिमम टू मैक्सिमम 200। बताएंगे यहां तक क्लियर है? तो अगर मान लो किसी को प्राइवेट कंपनी बनानी है तो ये कंडीशंस को फुलफिल करना है। पहले तो उनके पास कुछ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए। आज ऐसा कोई लिमिट नहीं है तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। दूसरा, आप जब भी अपना आर्टिकल लिखेंगे 2 बातें जरूर लिखेंगे। पहला, आप अपने मेंबर्स के राइट टू ट्रांसफर द शेयर पे डालेंगे रिस्ट्रिक्शन। कौन सा रिस्ट्रिक्शन? कंपनी आप जो सोचो वो रिस्ट्रिक्शन। ऐसा पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये रिस्ट्रिक्शन डालना पड़ेगा। आप अपने मर्जी से जो रिस्ट्रिक्शन डालना चाहो डाल सकते हो, लेकिन रिस्ट्रिक्शन जरूर डालो। नहीं डालेंगे तो हम आपको पब्लिक कहेंगे। और दूसरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने लिखेंगे, 200। ये आर्टिकल्स में पक्का होना ही चाहिए। अगर मैं आरओसी के पास प्राइवेट कंपनी बनने के लिए चला गया, मतलब मेरे को प्राइवेट कंपनी करके रजिस्टर कर दो, तो वो आर्टिकल्स में ये 2 बातें जरूर चेक करेगा। अगर ये दोनों बातें होगी तभी आपको प्राइवेट कंपनी करके अलाउ करेगा टू गेट इनकॉर्पोरेट। अदरवाइज बोलेगा नहीं, आपको पब्लिक कंपनी बनना पड़ेगा। अब पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है, सर ये 200 में कौन आएंगे, 200 में कौन नहीं आएंगे? इसमें अंदर भी लॉजिक है कि 200 में कौन आएगा, 200 में कौन नहीं आएगा। यहां पे लिखा है प्रोवाइडेड दैट। अच्छा, कोई बताएगा ये प्रोवाइडेड दैट का मतलब क्या होता है? प्रोवाइडेड दैट का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं इसको? प्रोवाइजो। लॉ के अंदर इसको क्या बोलते हैं? प्रोवाइजो। इनकम टैक्स एक्ट में भी आप ये देखोगे वर्ड प्रोवाइजो। प्रोवाइजो माने अगर आपको मेन प्रोविजन को थोड़ा आगे एक्सप्लेन करना है या मेन प्रोविजन में से कुछ बातों को निकालना है या मेन प्रोविजन के अंदर जो बात लिखी है उसको थोड़ा डिटेल्ड मैनर में समझाना है, तो उस मेन प्रोविजन के नीचे लिखते हैं प्रोवाइजो। और प्रोवाइजो की शुरुआत होती है प्रोवाइडेड दैट। अब हो सकता है आपको और एक प्रोवाइजो दिखे, देखो यहां पे दिख रहा है, क्या लिखा है यहां पे? What is the difference between these two proviso? एक ही सेक्शन 2 क्लॉज 68 के लिए ये 2 प्रोवाइजोस है। पहले लिखते प्रोवाइडेड है, दूसरा प्रोवाइडेड फर्दर दैट। दोनों में क्या अंतर है? पहले लिखते हैं प्रोवाइडेड दैट, फिर लिखते हैं प्रोवाइडेड फर्दर दैट। ऐसा क्यों? बिकॉज और प्रोवाइजो कर रहे हैं, और प्रोवाइजो, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोवाइजो, इसको बोलते हैं सेकेंड प्रोवाइजो। सर थर्ड हो सकता है क्या? जी हां। फोर्थ? जी हां। फिफ्थ? जी हां। सिक्स्थ? जी हां। जितने चाहे प्रोवाइजो हो सकते हैं भाई, जितना ज्यादा एक्सेप्शन उतने ज्यादा प्रोवाइजो। तो चलो सेकंड प्रोवाइजो की बात में बात करते हैं, पहले बात करते हैं फर्स्ट प्रोवाइजो। तो क्या लिखा है देखो, पढ़ो जरा जोर से, कम ऑन। वेयर 2 और मोर पर्सन्स होल्ड 1 और मोर शेयर्स इन द कंपनी जॉइंटली, दे शाल माने कंपल्सरी ना, आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे यहां पे अभी। शाल मतलब कंपल्सरी, लॉ में क्या बोल रहे? कंपल्सरी है। दे शाल फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस क्लॉज, दिस क्लॉज माने इस 68 क्लॉज के लिए, बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर। कोई मुझको इसका मतलब बता दे बस। अमित, कोई भी, एनीवन। अमित आप ही बता सकते हो। जब 2 और मोर पर्सन जॉइंटली होल्ड करते हैं तो एक ही मेंबर माना जाता है। ओके, 2 और मोर पर्सन अगर क्या कर रहे हैं? जॉइंटली होल्ड कर रहे हैं तो उसको क्या माना जाएगा? एक ही मेंबर। आर यू श्योर? मतलब 2 और मोर पर्सन अगर एक ही शेयर को होल्ड कर रहे हैं तो उसको एक ही मेंबर माना जाएगा। आर यू श्योर? जॉइंटली होल्ड कर रहे हैं तो चलो फिर बात करते हैं यहाँ पे ए और बी। ओके, क्या है बोलो? ए और बी।
तो ए एंड बी, या फिर फॉर से मिस्टर ए एंड मिसेस ए, ओके, दोनों की शादी हो गई और फर्स्ट एनिवर्सरी पे दोनों ने क्या करा, दोनों ने दोनों के जॉइंट नेम पे एक शेयर को होल्ड करा, 1 शेयर ऑफ एमआरएफ। अच्छा, एमआरएफ के एक शेयर की कीमत जानते हो? जानते हो? जानना चाहोगे? जानना चाहोगे तो बता दो, जानना चाहोगे? एमआरएफ शेयर प्राइस कितना है? 1,08,000। बेसिकली इफ यू वुड हैव परचेज दैट शेयर, आज क्या है? 25 तारीख है ना, तो 31 जुलाई, तो 31 जुलाई पे शेयर प्राइस कितना था? कितना था? 1,03,000। उसके पहले ये इंडिया का पहला शेयर है जिसकी प्राइस 1,00,000 रुपए हो गई है, पता है आपको? इंडिया का ये पहला शेयर है जिसका प्राइस 1,00,000 के ऊपर चला गया। इंडिया में और कोई दूसरा शेयर है ही नहीं जिसका प्राइस 1,00,000 रुपए है, समझे? चलो मान लेते हैं 2020 इतने पिंच तो नहीं जाएगा बेसिकली। चलो 2006 तक चलेगा हम पीछे। 2006 में एमआरएफ का शेयर का प्राइस कितना था? 2,440। आज कितना है? आज कितना है? 1,08,883, मतलब लगभग 1,10,000 मान लो। तो अगर 2006 में आपने एमआरएफ में कितना रुपए इन्वेस्ट किया रहता? 2,000 रुपए, 2,500 रुपए, तो आज उसके कितने हो जाते? 1,08,000 लगभग। अगर मान लो आपने 2006 में एमआरएफ के अंदर 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करे रहते, कितने? 1,00,000 रुपए। तो कैलकुलेट करो आज आपका नेटवर्थ कितना होगा। कैलकुलेटर बेच आगे। लॉ के पेपर में कैलकुलेटर नहीं लगता, ये मिथ है, सब लोग कैलकुलेट करेंगे। अगर आपने 2006 में 2,500 रुपए इन्वेस्ट करे, 2,500 रुपए, 1,00,000 रुपए 2,500 के हिसाब से इन्वेस्ट करे रहते, तो आज आपका नेटवर्थ कितना होता? कितने नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाते? 40 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 1,08,000, 48 lakhs, 43 lakhs, मतलब 1,00,000 रुपए का कितना बन जाता? ये होता है एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर, इसको बोलते हैं इन्वेस्टर। ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर मान लो किसी ने 2,500 में शेयर खरीद कर लेता और उसने मान लो लगेज 1-2 महीने के अंदर बेच दिया, 2,500 का शेयर 4,000 हो गया, इधर इधर बेचा, तो बताओ उसका नेटवर्थ बढ़ता गया। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग करना, मतलब शेयर खरीदी करना बेचना, खरीदी करना बेचना। उसको ज्यादा मुनाफा नहीं होता रे। मुनाफा कब होता है भाई? इतना समय रुको, ये देखो, इतना समय रुको, इतना समय रुको, रुको 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 रुको, अभी रुको भाई, इतना समय रुकना है भाई। 24 अगस्त 2023, जुलाई 2006 और अगस्त 2023, कितने साल हो गए? 17 साल हो गए, लगभग 17 साल रुक जाते तो 1,00,000 का कितना मिल जाता आपको? 43 लाख मिल जाता। इसको बोलते हैं अच्छी कंपनी इन्वेस्ट करके रुक जाना। इसलिए मैं कहता हूं ना हमेशा, क्या कि शेयर मार्केट हो कि इंसान हो, अंत में उसको ऊपर ही जाना है। बात समझो? तो चलो शेयर मार्केट,
आज मिस्टर ए और मिसेस ए ने क्या करा, आज एक शेयर खरीद लिया एमआरएफ का, दोनों ने थोड़ी थोड़ी पूंजी लगाई और लगभग 1,10,000 रुपए का एक शेयर लिया। कितने का? 1,10,000 का एक शेयर लिया। बात समझे? अब बताओ मुझको, एमआरएफ लिमिटेड मिस्टर ए और मिसेस ए को एक ही मेंबर माने कि दो अलग अलग मेंबर माने? दो अलग अलग लोग नहीं दिख रहे तुमको? मिस्टर ए मिसेस ए दो अलग अलग हो गए ना। नहीं सर, 1.5 मेंबर है, 1.5, बिकॉज मिसेस ए मिस्टर ए की अर्धांगिनी है ना। तो मिस्टर ए पूरा और मिसेस ए आधी, 1.5 मेंबर सर। वो हमारे शास्त्रों के लिए ठीक है, लेकिन लॉ का शास्त्र यही नहीं कहता है। लॉ का शास्त्र क्या कहता है? क्या बोलते हैं? वेर 2 और मोर पर्सन, तो अपने पास दो है, ठीक है। वेर 2 persons होल्ड 1 शेयर इन अ कंपनी ज्वाइंटली, लेकिन होल्ड कैसे करना चाहिए? ज्वाइंटली होल्ड करना चाहिए। दे शाल कंपल्सरली, इस क्लॉज के लिए क्या क्या मानो उनको? उनको क्या मानना है? सिंगल मेंबर मानना है। क्या मानना है उसको? दे शुड बी ट्रीटेड एज व्हाट? बोलो, सिंगल मेंबर। तो यहां पे एमआरएफ लिमिटेड अपने पास जितने भी मेंबर होंगे, इमेजिन करते हैं उनके पास मान लो कुछ 500 मेंबर है, तो 500 के अंदर कितना ऐड करें? आज एमआरएफ लिमिटेड मेरे पास कितने मेंबर है? बोले 500 की 501। क्या डिफिकल्ट सवाल पूछ लिया मेरे? कितने मेंबर है मेरे पास? 500 की 501। अरे 501 गिनेंगे ना भाई। इस क्लॉज के लिए मैं उनको एक ही मेंबर मानूंगा, समझे? क्या मानूंगा? एक ही मेंबर। तो एमआरएफ लिमिटेड जब कहेंगे कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, वो बोलेंगे 501। भले ही पर्सन 502 है, लेकिन मेंबर 501 है। बात समझे? क्लियर है? पक्का? आज मान लो कोई एक ईपीए प्राइवेट लिमिटेड है, क्या बोलो? ईपीए प्राइवेट लिमिटेड, जिसके पास ऑलरेडी 199 मेंबर है। कितने मेंबर है? 199 मेंबर। और मिस्टर ए और मिसेस ए अब एमआरएफ के नहीं, ईपीए प्राइवेट लिमिटेड के मेंबर बनना चाहते हैं। क्या मैं उनको मेंबर बनना अलाउ करूं कि नहीं करूं? ज्वाइंटली वो एक शेयर होल्ड करना चाहते हैं ईपीए प्राइवेट लिमिटेड में, क्या मैं उनको अलाउ करूं कि नहीं करूं? क्यों अलाउ करूंगा? बिकॉज ये दोनों मेंबर को मैं क्या गिनूंगा? एक गिनूंगा, और मेरे टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हो गए? 200। इसमें दो ऐड नहीं करूंगा, एक ही ऐड करूंगा। कितने बन गए? 200। तो क्या मैं ईपीए प्राइवेट लिमिटेड में इन दोनों को एज ए शेयर होल्डर ऐड कर सकता हूं? द आंसर इज यस। क्लियर है? तो जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग, अब ऐसा भी हो सकता है ना, 2 ए बी सी तीनों मिलकर एक शेयर को होल्ड कर रहे हैं। ये यूं भी हो सकता है तीनों मिलकर 2 शेयर को होल्ड कर रहे हैं, या वे तीनों मिलकर 3 शेयर को होल्ड कर रहे हैं, तीनों मिलकर 4 शेयर को होल्ड कर रहे हैं, ज्वाइंटली होल्ड कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है ना, तीनों मिलकर 3 शेयर को होल्ड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि एक इसका शेयर और एक इसका शेयर है, तीनों मिलकर 3 शेयर को ज्वाइंटली होल्ड कर रहे हैं। ये भी हो सकता है तीनों मिलकर 1 लाख शेयर को होल्ड कर रहे हैं ज्वाइंटली, ज्वाइंटली। तो चाहे वो 1 शेयर होल्ड करने दो या कि 1 लाख शेयर होल्ड करने दो, अगर वो ज्वाइंट होल्डिंग में रख रहे हैं तो मानेंगे उसको एक ही मेंबर है। अच्छा, यहाँ पे ऐसा हो सकता है क्या कि 1 लाख लोग मिलके एक शेयर को होल्ड कर रहे हैं? 2 और मोर बोला है ना, तो मोर के अंदर 1 लाख आता है ना, तो 1 लाख लोगों को कितने मेंबर गिनूं? एक ना। इमेजिन करते 1 लाख मेंबर ने मिलके, लोगों ने मिलके 1 लाख शेयर ज्वाइंटली होल्ड करे, तो एक मेंबर गिनूं कि 1 लाख मेंबर गिनूं? एक ही गिनना है। बात समझे? तो नेक्स्ट सवाल जो आपके दिमाग में आना चाहिए था, एक डाउट आना चाहिए था कि सर अगर मिस्टर ए और मिसेस ए अगर जॉइंट होल्डिंग है तो वोटिंग करने के टाइम पे कौन वोटिंग करेगा? जब मेंबर्स की मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग की जनरल मीटिंग होगी, तो दोनों मेंबर आएंगे ना, मतलब 2 पर्सन एज ए 1 मेंबर आएंगे ना मीटिंग के अंदर, तो वोटिंग करेगा कौन? किसका वोट वैलिड माना जाएगा? मिस्टर ए बोलते हैं मिस्टर ए बोलते हैं यस, मिसेस ए कहती है नो।
मान लो कंपनी को कोई नई बिल्डिंग खरीदी करनी है, डायरेक्टर ने पूछा मेंबर को, मेंबर हम एक नई बिल्डिंग खरीदी करना चाहते हैं, इस पे आपका कंसेंट चाहिए, तो हर एक मेंबर वोट करेगा। तो मिस्टर ए मिसेस ए एक साथ बैठे हुए, मिस्टर ए बोले हाँ कर लो अच्छी बात है, मिसेस बोले कैसा खर्च, नको, नो, दोनों में झगड़ेबाजी हो रही है उधर। आप बताओ किसका वोट वैलिड माना जाए, कि दोनों का वोट वैलिड है? क्या दोनों वोट कर सकते कि एक ही वोट करना है? लेकिन दोनों अलग अलग बोल रहे हैं, दोनों झगड़ रहे। डायरेक्टर को बोल दिया त्याचं काय ऐकू नका, ये बोल रहे त्यांना काय अक्कल नाही, ते लहानपण तसेच आहेत, ते कोणाचंच ऐकत नाहीत, तुम्ही त्यांचं काय ऐकू नका। दोनों में झगड़ेबाजी हो रही है, बताओ आप क्या करें? व्हाट डू यू थिंक, किसका वोट वैलिड माना जाए? हाँ बेटा, वोट तो एक ही होगा, लेकिन किसका वोट वैलिड माने? वोट तो एक ही होगा, किसका वोट वैलिड माने? तो यहां पे जब रजिस्टर ऑफ मेंबर लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? कंपनी के पास एक रजिस्टर ऑफ मेंबर होगा, उसके अंदर सारे मेंबर्स का नाम लिखा जाएगा, उसके अंदर सारे मेंबर्स का नाम लिखा जाएगा। जैसे कि कोई है मिस्टर पी, मिस्टर क्यू, मिस्टर आर, इन्होंने 100 शेयर होल्ड करे हैं, इन्होंने 200 शेयर होल्ड करे हैं, 300 शेयर होल्ड, ऐसा नाम लिखा जाएगा। तो यहां पे जब मिस्टर ए और मिसेस ए का नाम लिखा जाएगा, मिस्टर एंड मिसेस, तो पहले नाम किसका लिखा है वो देखा जाएगा। सर पहले नाम किसका लिखा जाएगा ये कैसे डिटरमाइन करेंगे? वो दोनों मेंबर मिलके सोचेंगे कि किसका नाम पहले लिखा जाए। तो नई नई शादी हुई है तो मिस्टर के नहीं तुझं नाव लिया दी, जहां वो फंस गया, उसको ये नहीं पता था कि जिसका नाम पहले लिखा जाता है उसका वोट वैलिड माना जाता है। तो मिसेस ए ने क्या कहा? नो। तो बताओ कंपनी वोट किसका मानेगी? समझे बात को? अब वो गुस्सा हो गया, बोले नहीं अभी मेरा नाम पहले लिखना चाहिए, तो अप्लाई कर दे कंपनी को। कंपनी बोल रही तुमच्यात जे काय आहे ते आम्हाला माहित नाही, जिसका नाम तुमने पहले जब शेयर खरीदी करा था, जिसका नाम पहले लिखने के लिए बोला था, उसी का नाम पहले लिखूंगा और उसी को वोट दूंगा। बात समझे? बात समझे? क्लियर है? तो जब ज्वाइंट होल्डिंग होता है तो उसको एक ही मेंबर गिनेंगे। आप चेक करना कि ज्वाइंट होल्डिंग से आपकी प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर 200 हो रहे कि 200 से ज्यादा हो रहे हैं। अगर 200 से ज्यादा हो रहे हैं तो आप अलाउ नहीं करेंगे, 200 तक लिमिट रख रहे हैं तो आप ज्वाइंट होल्डर्स को भी अलाउ कर सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन इंक्लूड मेनी पर्संस इनटू द शेयर होल्डिंग ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। अगर बहुत सारे लोग मेंबर बनना चाहते हो और आपका लिमिट ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है, तो एक काम करना, उनको ज्वाइंट होल्डिंग करने के लिए बोलना। तो आप अपने क्लाइंट को यह सलाह दे सकते हो कि भैया डरो मत, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, अब एक काम करो आप ज्वाइंट होल्डिंग रखिए। लेकिन उन्होंने एक ही ज्वाइंट होल्डिंग रखना है, मतलब एक मतलब कि एक जगह पे ज्वाइंट होल्डिंग। ऐसा नहीं कि इन लोगों ने एक ज्वाइंट होल्डिंग, इन लोगों ने ज्वाइंट होल्डिंग किया, दो ये अलग अलग हो गए, फिर सबने मिलकर एक ही रखना है। 199 हो गए, आपको और मेंबर, आपको और 100 मेंबर ऐड करने हैं तो कर सकते हो, लेकिन उन 100 लोगों को एक ही नाम पे शेयर होल्डिंग रखने के लिए बोल देना। सही बात है? ये हो गया। नेक्स्ट अभी काम करेंगे, ये प्रोवाइजो पढ़ेंगे और इसका मतलब मुझको समझाएंगे।
चलो बताएंगे मुझको कि क्या लिखा है, पढ़ते हैं वापस। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, ये सेकंड प्रोवाइजो है। सेकंड प्रोवाइजो क्या कहते हैं? प्रोवाइडेड फर्दर दैट पर्सन्स हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, जो लोग कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है, मतलब कंपनी के एम्प्लॉय, उसके अंदर कोई भी हो सकता है, एक फाउंडर में काम करने वाला वर्कर भी हो सकता है, ये कंपनी का डायरेक्टर भी हो सकता है, ये कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर भी हो सकता है, ये कंपनी का सीईओ भी हो सकता है, ये कंपनी का सीएफओ भी हो सकता है, कोई भी जो कंपनी का एम्प्लॉय है, परमानेंट एम्प्लॉय की बात कर रहा हूं मैं। कैजुअल लेबर नहीं, कैजुअल लेबर मतलब जो कंपनी के पेरोल पे नहीं है ना, कैजुअल वर्कर नहीं, जो परमानेंट एम्प्लॉय है। उसके अंदर मेरा क्या बोलते हैं उसको, बहादुर भाई भी हो सकता है, जो बहादुर भाई जो गेट पे खड़े होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड समझ, बेसिकली सारे सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं नेपाली वगैरह जो होते हैं ना, उनको बहादुर भाई नाम होता है ना, तो मान लो तो बहादुर भाई भी अगर वो क्या होने चाहिए, लेकिन वो परमानेंट होना चाहिए, तो वो भी आ सकता है इसके अंदर। तो जो भी, अगर आप प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में हो, कहां पे हो आप? प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में हो, तो आपको इंक्लूड नहीं करा जाएगा इन द नंबर ऑफ मेंबर्स। मतलब आज बहादुर भाई ने अगर कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदी करे हैं, तो वो मेरे कंपनी के 200 में काउंट नहीं करे जाएंगे, वो अलग से। नेक्स्ट, द पर्सन्स हु हैविंग बीन फॉर्मरली इन द एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज फॉर्मरली? मतलब आज एम्प्लॉय नहीं है, पहले थे, एक्स एम्प्लॉय, वर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट, मतलब जब एम्प्लॉयमेंट में थे तब मेंबर थे, आज नहीं है, मतलब आज भी मेंबर है लेकिन आज एम्प्लॉय नहीं है। एंड कंटिन्यू टू बी द मेंबर देयर आफ्टर, मतलब एम्प्लॉयमेंट के बाद भी वो कंपनी के मेंबर्स बने रहे हैं। तो इनको भी मैं क्या नहीं करूंगा, नंबर ऑफ मेंबर्स में, यानी कि 200 में काउंट नहीं करूंगा। बेसिकली अगर मैं बात करता हूं, तो मान लो मेरा एक एम्प्लॉय है मिस्टर बी, बहादुर भाई, उसने मान लो मेरे कंपनी के 100 शेयर्स खरीदी करे, कितने? 100 शेयर्स। तो उसको मैं ईपीए प्राइवेट लिमिटेड के एम्प्लॉय में, सॉरी मेंबर्स में नहीं गिनूंगा। तो ऑलरेडी मान लो मेरे पास 200 मेंबर्स है, जो आउटसाइडर रेगुलर मेंबर्स है 200, जॉइंट होल्डिंग वगैरह मिलके 200 ऑलरेडी हो चुके हैं। मिस्टर बी जो मेरा एम्प्लॉय है, वो मेरे पास आ गया, बोले कि सर मैं इस कंपनी में इतने दिनों से काम कर रहा हूं, मेरे को इस कंपनी के शेयर्स चाहिए, मेरे को लगता है कंपनी बहुत अच्छी है, मेरे को शेयर चाहिए। मैंने बोला नहीं, मैं तुमको शेयर्स नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा ऑलरेडी 200 का लिमिट एग्जॉस्ट हो चुका है। तो बताएंगे वो मुझको छोड़ के चला जा सकता है? अरे जो एम्प्लॉय उस कंपनी में काम करता है, उसको उस कंपनी के शेयर्स खरीदी करने की इच्छा हो रही है और उसको मैं मना कर रहा हूं, तो उसका दिल नहीं टूटेगा, और किसी का दिल तोड़ना बहुत बुरी बात होती है। तो लॉ मेकर्स को भी ये बात पता है कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉय अपने कंपनी के शेयर्स खरीदी करने में इंटरेस्टेड होते हैं, और अगर हमने उसको मना कर दिया तो ये कंपनी का नुकसान हो सकता है। इसीलिए कंपनी को बोला है कि आप अगर अपने एम्प्लॉय को शेयर दे रहे हो, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को, तो आप उन एम्प्लॉयज को शेयर होल्डर के होने के नाते 200 में गिनोगे नहीं। यू विल नॉट काउंट देम इन व्हाट बोलो, इन 200, यू विल नॉट काउंट देम इन 200। बात समझे? उसके बाद मान लो ये बहादुर भाई अभी एम्प्लॉयमेंट में, उन्होंने 100 शेयर खरीदी कर लिए, आज मान लो वो रिटायर हो गए, क्या हो गए? रिटायर हो गए, और उन्होंने अपना शेयर होल्डिंग वैसा का वैसा कंटिन्यूड रखा है, उन्होंने अपने शेयर्स बेचे नहीं है। तो बताओ, एम्प्लॉयमेंट में थे तब उनको नहीं गिनते थे, और अभी एम्प्लॉयमेंट में निकलने के बाद लगेज गिनना शुरू कर दिया, मतलब कितना कृतज्ञपना है। तो जब एम्प्लॉयमेंट में होता है तब उसको नहीं गिनते, और लगेज रिटायर होने के बाद तुम्हारा और उसका रिश्ता टूट गया नहीं ना। तो जो एम्प्लॉय रिटायरमेंट होने के बाद कंपनी का मेंबर है, लेकिन उसने ये शेयर्स अगर एम्प्लॉयमेंट के दौरान खरीदी करे हैं, तो उसको भी हम लोग 200 में नहीं गिनेंगे। बात समझे? हाँ, अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है मिस्टर सी, जो एम्प्लॉय जब था तब उसने शेयर नहीं खरीदी करे थे, वो रिटायर हो गया, और रिटायर होने के बाद उसने शेयर्स खरीदी कर लिए, यू टेल मी, इसको मैं 200 में गिनूंगा नहीं गिनूंगा? क्या इसको मैं 200 में गिनूंगा नहीं गिनूंगा? यस, मैं उसको गिनूंगा। वाई? बिकॉज वो एम्प्लॉयमेंट के दौरान क्या नहीं था? शेयर होल्डर नहीं था। चलो और एक क्वेश्चन मान लेते, यही मिस्टर बी की बात करते हैं। मिस्टर बी जब एम्प्लॉय था तब उसने शेयर्स खरीदी कर लिए थे,
वो रिटायर हो गया, अभी भी उसके पास शेयर्स है, लेकिन उसने रिटायरमेंट के 2 महीने के बाद शेयर्स बेच दिए और वापस खरीदी कर लिए, तो यू टेल मी इन शेयर्स के लिए क्या उसको मेंबर गिना जाएगा, नहीं गिना जाएगा? द आंसर इज यस। आज वो उन शेयर्स का मेंबर माना चाहिए जो शेयर्स उसने रिटायरमेंट के पहले खरीदी करे थे, उनके लिए वो 200 में गिना नहीं जाएगा। बात समझे? बात समझे? और एक क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, ये डाउट आना चाहिए था। मिस्टर बी ने 100 शेयर खरीदी करे थे एम्प्लॉयमेंट के दौरान, रिटायरमेंट होगी, उन्होंने 100 शेयर्स कंटिन्यू कर लिए, लेकिन यहां पे उन्होंने 50 शेयर्स बेच दिए। 50 शेयर्स के लिए आज भी वो शेयर होल्डर है, बताएंगे 200 में गिनेंगे नहीं गिनेंगे? 100 शेयर्स थे, 50 शेयर बेच दिए, 50 शेयर्स आज भी उसके पास है, तो क्या उसको 200 में गिना जाए, नहीं गिना जाए? नहीं। आगे जाकर के उसने यही 50 शेयर्स वापस खरीदी कर लिए, जिसको बेचा था उससे वापस खरीदी कर लिए। यू टेल मी इन 50 शेयर्स के लिए, कौन से जो बेच करके वापस खरीदी करे एम्प्लॉयमेंट के बाद, क्या उसके लिए वो शेयर होल्डर है? उस शेयर होल्डर तो है, लेकिन क्या उसके लिए वो मेंबर है? क्या लगता है आपको? प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है? तो लॉ प्रैक्टिकल है कि थ्योरेटिकल है? बताओ, क्या लगता है आपको? अतीश, नहीं होना चाहिए, क्यों बेटा? क्या लॉ के अगेंस्ट है? मतलब पर्सन एक ही, ये कहना चाहते हो? हाँ, तो वो कहना चाहते हो, एट द एंड पर्सन एक है। मतलब आपका कहना है कि उसको नहीं मानना है, मेंबर मानना है कि नहीं मानना है? नहीं मानना है। चलो, क्या लगता है आपको? ला सेकंड बेंच, क्या नाम है आपका? व्हाट्स नेम? यश, बताओ उसको मेंबर मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए। ओके, गर्ल्स में है बेटा, व्हाइट ड्रेस, यस यू। मानेंगे नहीं मानेंगे? मानेंगे? क्यों? नए शेयर जो खरीदी करे उसके लिए मानना चाहिए, लेकिन वो पुराने शेयर्स का भी तो शेयर होल्डर है, उसके बिना पे नहीं मानना चाहिए, नए शेयर्स पे मानना चाहिए। तो क्या करें, एक ही पर्सन के अंदर दोहराया है, हाँ कि ना? लास्ट बेंच, श्रुतिका, यस, मानना चाहिए। द आंसर इज उसको मेंबर मानना चाहिए। वाई? बिकॉज वो उन शेयर होल्डर्स के लिए मेंबर नहीं है जो पहले खरीदी करके आज भी कंटिन्यूड है, लेकिन भैया वही पर्सन नए शेयर्स भी खरीदी कर चुका है, तो उन शेयर्स के लिए वो आज मेंबर है। आप उन शेयर्स के लिए मेंबर नहीं गिने जाओगे जो शेयर्स आपने एम्प्लॉयमेंट के पहले खरीदी करे थे। एम्प्लॉयमेंट के बाद खरीदी करे हुए शेयर्स के लिए आप मेंबर नहीं, आप एम्प्लॉयमेंट के बाद खरीदी करे हुए शेयर्स के लिए आप मेंबर आज भी हो। बात समझे? अरे क्लियर है? आगे जाकर के हमको एक सेक्शन पढ़ना है, स्वेट इक्विटी शेयर्स। व्हाट इज स्वेट इक्विटी शेयर्स? स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब होता है ऐसे शेयर्स जो कंपनी अपने एम्प्लॉइज को इशू करती है। नाम देखो ना, स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट माने पसीना, तो एम्प्लॉय ने अपने कंपनी के लिए जो खून पसीना दिया है उसके बदले कंपनी अपने एम्प्लॉइज को फ्री ऑफ कॉस्ट या डिस्काउंटेड प्राइस में अपने ही शेयर बेचती है ताकि वो लोग अपने कंपनी के साथ जुड़े रहे। बहुत सारे लोग कंपनी के लिए वैल्यूएबल होते हैं, उनको गंवाना कंपनी के लिए, कंपनी के सेहत के लिए हानिकारक है। डायरेक्टर्स होंगे, R&D में काम करने वाले लोग हो गए, मार्केटिंग के लोग हो गए, बड़े बड़े डायरेक्टर्स की बात कर रहा हूं मैं, एम्प्लॉइज, MD, CEO, CFO की बात कर रहा हूं, उनको गंवाना कंपनी के लिए नुकसानदायक होगा, तो उनको सैलरी के साथ साथ एक एडिशनल बेनिफिट भी देना जरूरी है, परक्विजिट जिसको बोलते हैं।
जैसे कि आपके कितने लोगों के मम्मी पापा जो है वो सरकारी ऑफिस में काम करते हैं या फिर प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, जॉब, मम्मी पापा हस्बैंड वाइफ जो भी है, प्राइवेट कंपनी में या सरकारी ऑफिस में काम करते? नहीं, कहाँ पे काम करते? पुलिस है, मम्मी पुलिस है, ओके, मापोसे, महाराष्ट्र पुलिस सेवा, कंट्रोल ऑफिस में होती है, मतलब वो आईटी वगैरह जो के। अच्छा, मतलब मेरा फ्रेंड भी है, स्कूल फ्रेंड, वो मुंबई में इसमें रहता है, वायरलेस में है वो। वायरलेस में नहीं ना मम्मी? वायरलेस में नहीं, कंट्रोल ऑफिस में है। अच्छा ठीक, वायरलेस मतलब होता है ना वो वायरलेस में बात करते हैं, तो इज बेसिकली इंजीनियर, माय फ्रेंड इज इंजीनियर, बट ही गॉट अ जॉब इन मुंबई पुलिस। तो वही पुलिस वाला है, उसको पुलिस वाला ही बोलते हैं। वो पुलिस का कोई काम नहीं करता है, वर्दी पहन के इसमें बैठना है, वो वायरलेस के ऑफिस में बैठना है। वो वायरलेस का टेक्निक बिकनिक कुछ गलत हो गया, ये हो गया, टेक्निकल सपोर्ट देना है, उसका काम होता है। वो वायरलेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से वहाँ वो जानती रहेगी, कुछ मैसेज पहुँचना है वहाँ पे, अरे उधर ये हो गया जल्दी आ जाओ वगैरह, तो वायरलेस का काम करता हूँ मैं, कंट्रोल ऑफिस में, वायरलेस में नहीं। चलो, तो क्या आपकी मम्मी को गवर्नमेंट से या जो होम अफेयर्स का मिनिस्ट्री है उससे कुछ परक्विजिट मिलता है एडिशनल? दिवाली में बोनस मिलता है ना, या फिर कुछ एडिशनल फैसिलिटी जो भी हो मिल सकती है? आंसर इज यस। क्यों मिलता है ये सब कुछ? दिवाली में बोनस क्या, पगार तो मिलता है ना, दिवाली में बोनस देने की क्या गरज है? उनको अच्छा लगे काम करने में, उनको क्या बोलेंगे, उनको लगे कि चलो काम करते हैं, हमारा अगर कंपनी हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है तो हम कंपनी के लिए कुछ और करेंगे, जुड़े रहेंगे कंपनी के साथ। और कोई है? एनीवन? मम्मी पापा? हाँ बेटा, जिला परिषद में मम्मी है, पापा है, अच्छा, तो जिला परिषद से और कुछ परक्विजिट मिलता है आपको? मतलब वो नहीं परक्विजिट मतलब ऑफिशियल परक्विजिट कुछ मिलता है, कुछ मिलता रहेगा, बोनस मिलता है साल में, या फिर और कुछ परक्विजिट जो भी है? हाँ जी, और यहाँ पे ये सब आईएएस आईपीएस ऑफिसर देखते हो, उनको रहने के लिए घर देते हैं, उनके घर में जो नौकर चाकर होता है वो भी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है कि नहीं? अब पुलिस में इनकी मम्मी तो उनको जानती है, जो हायर ऑफिसर्स होते हैं, जो कि क्या बोलते हैं इसको, कमिश्नर होते हैं, डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं, इनका तामझाम कैसे होता है? बहुत ज़्यादा होता है ना तामझाम, उनके घर पे छोड़ने, उनके घर वालों को भी छोड़ने के लिए इधर के लिए सरकारी गाड़ियाँ होती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ये लोग अपनी सर्विस पे ध्यान दे। अगर उनके दिमाग में ये, मान लो कोई कमिश्नर है, उसके दिमाग में कि अरे मेरी बच्ची कॉलेज गई हुई है, वो सिक्योर है कि नहीं, अगर वो सोचने लग गए तो भैया वो दुनिया को सिक्योर कैसे करेंगे? तो उनको निवांत रखना है, तू चिंता मत कर, तुम्हारे घर वालों की चिंता मैं करता हूं, सरकार बोलती है। इसलिए इतने परक्विजिट हम बोलते हैं, क्या देखो क्या रुबाब है, इसकी बेटी को छोड़ने के लिए भी सरकारी गाड़ी हमारे पैसों से दे रहे। ऐसा नहीं है भाई, उनके दिमाग को वो टेंशन होता है, समझे? अब मेरे घर पे भी पुलिस वाले हैं, दिमाग को क्या प्रेशर होता है ना, हम जानते हैं वो क्या प्रेशर में, वो कभी कभी नींद भी नहीं आती उनको, नींद की गोली खा के सोते हैं वो लोग, फिर भी नींद नहीं आती, उसके रिपरकेशन फिर अलग निकलते हैं, समझे बात को? तो ये लेवल, इसलिए उनको बाकी टेंशन नहीं देना है, इसलिए वो एडिशनल सर्विस देनी पड़ती है। तो बात बताएंगे, वो तो छोड़ दो, अगर कोई कंपनी अपने किसी एम्प्लॉय को अगर उसके कंट्रीब्यूशन के लिए कुछ एडिशनल शेयर्स दे रही है तो क्या वो देना चाहिए, कि बस आपके 200 के लिमिट में ना अटके इसलिए ना दे? तो क्या लॉ मेकर्स ये जानते हैं कि ऐसा भी हो सकता है? तो आज कोई भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर्स को, अपने एम्प्लॉइज को अपनी मर्जी से शेयर्स इशू कर सकती है, और अगर ऐसा हो गया तो वो शेयर होल्डर बन गए, और शेयर होल्डर बन गए तो 200 के लिमिट में गिने जाएंगे। लॉ मेकर ये जानते हैं, इसलिए उन लोगों को अगर स्वेट इक्विटी शेयर इशू करा तो वो शेयर होल्डर तो बन जाएंगे, लेकिन वो मेंबर 200 में गिने नहीं जाएंगे। बात समझे? लॉजिक क्लियर है आपको? इस प्रोवाइजर का लॉजिक समझो। बात समझे? स्वेट इक्विटी शेयर, हाँ बेटा, हाँ आएगा, आगे आएगा। अब समझे कि 200 में नहीं गिने जाएंगे, 200 में नहीं गिने जाएंगे बस, लेकिन वो शेयर होल्डर है, चलो शेयर होल्डर है। ये हो गया क्या बोलो, सेकंड वाला सब क्लॉज नंबर 1, क्लॉज नंबर 2। अब आते सब क्लॉज नंबर 3।
प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, मतलब ये प्राइवेट कंपनी कभी क्या नहीं करेगी, कम ऑन, क्या नहीं करेगी, कभी क्या नहीं करेगी, कभी कभी पब्लिक इशू लेके नहीं आएगी। पब्लिक इशू मतलब गांव में ढिंडोरा पीट पीट के नहीं बताएगी हमारे शेयर आ गए, हमारे शेयर आ गए, ले लो लूट लो ऑफर। प्राइवेट कंपनी जब भी अपने सिक्योरिटीज को इशू करेगी तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए ही करेगी। व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट? जैसे ये लोग जोमेटो वगैरह आईपीओ लॉन्च करते हैं, पब्लिक ऑफर लॉन्च करते हैं, तो ये पब्लिक ऑफर लॉन्च नहीं कर सकते, अखबार में इश्तिहार नहीं दे सकते कि देखो देखो आप प्राइवेट ये आ गया, आईपीओ आ गया, एफपीओ आ गया, शेयर ले लो, नहीं। इनको अगर इशू करने अपने सिक्योरिटीज तो बड़ी प्राइवेट तरीके से करेंगे। प्राइवेट तरीके से मतलब कि जैसे लोगों को बुलाएंगे जिनको उनको शेयर इशू करना है, आगे बढ़ेंगे प्रोस्पेक्टस में, पहले वो उन लोगों का नाम फाइनलाइज करते हैं जिनको वो शेयर इशू करना चाहते हैं और उनको ऑफर भेजते हैं, उनको ही, फिर वो लोग हाँ कि ना वो बोलेंगे। जैसे ईपीए प्राइवेट लिमिटेड को अपने कुछ शेयर इशू करने हैं तो वो अखबार में इश्तिहार नहीं देंगे कि हमारा शेयर आ चुका है, स्टॉक एक्सचेंज पे जाके नहीं बोलेंगे हमारे शेयर इशू हो गए, प्लीज एप्लीकेशन लोगों से ले लो, नहीं। हम क्या करेंगे, आपका नाम लिखेंगे बोर्ड मीटिंग में, हम कैबिन में बैठ के आप सबका नाम लिखेंगे। बस ये इंटर May 24 के नए बच्चे उनका नाम लिखते हैं, फिर मामा आएंगे, मामा यहाँ पे नाम पढ़ेंगे सबका, हाँ इन लोगों को शेयर इशू करना चाहती है कंपनी, जिसको जिसको लेना है वो केबिन में आके मिले। तो आप में से कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, और जो लोग आएंगे उनको शेयर दे देंगे, जो लोग नहीं आएंगे उनको नहीं मिलेगा। बात समझे? फाउंडेशन के बच्चे आएंगे क्या? फाउंडेशन सर हमने सुना है वो शेयर इशू हो रहे हैं, हमको भी दे दो ना, उनको नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज उनका नाम पहले हमने लिखा ही नहीं लिस्ट में। इसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे प्रोस्पेक्टस में कि कैसे बनाती है लिस्ट। तो बड़ी प्राइवेट तरीके से अपने सिक्योरिटीज को इशू करते हैं, चाहे शेयर्स हो, प्रेफरेंस हो, डिबेंचर हो, इस तरीके से इशू करते हैं। इसलिए बोला जाता है क्या कि वो क्या नहीं करते, पब्लिक को इनवाइट नहीं करते कि आइए हमारे शेयर्स खरीदी करिए। तो ये होती है एक प्राइवेट कंपनी। लॉजिक समझे भाई और बहनों? लॉजिक समझे? तो बेसिकली अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसके पास मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए, जिसके आर्टिकल्स में राइट टू ट्रांसफर द शेयर पे रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, और जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होने चाहिए? 200। रिस्ट्रिक्शन मतलब बैंड है कि रिस्ट्रिक्शन है, कर सकते हैं लेकिन सम विद सम रिस्ट्रिक्शन। बताएंगे 200 में कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे, बताएंगे। अगर ज्वाइंट होल्डिंग है तो कितना गिनेंगे? एक। और करंट एम्प्लॉइज और एक्स एम्प्लॉइज जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट के दौरान शेयर खरीदी करे उनको कितना गिने? एक गिनेगी कि कितने गिने? इनको गिनना है 0। बात समझे? और तीसरा कंडीशन क्या है? ये क्लॉज नंबर 1, ये क्लॉज नंबर 2, ये क्लॉज नंबर 3। क्लॉज नंबर 3 क्या बोलता है कि आप क्या नहीं कर सकते? नो पब्लिक ऑफर, नो पब्लिक ऑफर। बात समझे? सर ये तो ऐसा आएगा ना, नो पब्लिक ऑफर। बात समझे? चलो टू आंसर विद द लेडीज क्वेरी, एक प्राइवेट कंपनी है ईपीए प्राइवेट लिमिटेड, उसके मान लो 200 ऑलरेडी मेंबर है। कितने मेंबर है? 200 ऑलरेडी मेंबर है। उसके ऑलरेडी कितने मेंबर है? 200 मेंबर है। वो उनके पास कुछ एम्प्लॉइज है जो मान लो 500 एम्प्लॉइज है। इन 500 एम्प्लॉइज को वो स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना चाहते हैं, और उन्होंने वो कर भी लिया। आप मुझको बताना कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ मेंबर्स आर देयर? यस बेटा, व्हाट्स नेम? साक्षी जी बताइए। 200। चलो एक सवाल आ गया, एक जवाब आ गया 200। हाँ बेटा अतीश 200, वेरी गुड। हाँ जी 200। 700, ओके। हाँ बेटा 200 200 कितने लोग हैं? 200 हाथ पकड़ेंगे। 200 200 200, गुड मेजॉरिटी। कितने बोले? 700
700 1 2 3 4 क्यों बेटा? तो हम लोग प्राइवेट कंपनी के क्लॉज पढ़ रहे बेटा 268, मैं तो प्राइवेट कंपनी में ही हूं ना। तो निक, वेरी गुड, आपका जवाब भी सही है और निक का जवाब भी सही है। हम मानेंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ मेंबर 700 है, लेकिन 700 में से 500 को मैं 200 में नहीं गिनता हूं। मतलब प्राइवेट कंपनी बनने के लिए जो 200 की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है। क्यों? बिकॉज ऊपर वाले 500 को मैं तो गिनता ही नहीं हूं, बात समझे। लेकिन जब मेंबर्स आएंगे मीटिंग में तो इन 500 को मैं अलाउ करूं कि नहीं करूं? जब मीटिंग होगी तो क्या बोलूंगा? तुमको 200 में नहीं गिनते, चलो निकलो, ऐसे बोलेंगे क्या? वो मेंबर है मेरी कंपनी के, मेरे मेंबर है, वो आएंगे मीटिंग में, मैं क्या बोलूंगा? दुनिया को क्या बोलूंगा? मेरे 700 मेंबर है। कितने? 700। लेकिन कंपनीज एक्ट के लिए, प्राइवेट कंपनी का नेचर कंटिन्यू करने के लिए क्या मैं मानूंगा मेरे 200 ही मेंबर है? अच्छा, ये 500 मेंबर एडिशनल मीटिंग में आएंगे, क्या वो वोट नहीं करेंगे? अरे वो शेयर होल्डर है, वोट करेंगे जरूर। ये 500 मेंबर को डिविडेंड नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए ना, क्योंकि वो मेंबर है कंपनी के, तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। नहीं बोले तुमको 200 में नहीं, चलो डिविडेंड नहीं मिलेगा, निकलो। उनको डिविडेंड मिलेगा, उनको वोटिंग राइट मिलेगा, एक मेंबर की तरह जितने भी अधिकार है सब मिलेगा उनको। अच्छा, मान लो कंपनी ने एक बोनस शेयर इशू कर लिया। बोनस शेयर जानते हो ना? बोनस शेयर जानते हो? बोनस शेयर क्या होता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कंपनी क्या करती है? बोनस शेयर देती है, मतलब एडिशनल शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। तो बताएंगे एक शेयर को एक बोनस शेयर कंपनी ने डिक्लेयर करा, तो ये 500 लोगों को क्या बोनस शेयर नहीं मिलेंगे? एक मेंबर के जितने भी अधिकार है ये सब लोग एक्सरसाइज करेंगे, मतलब ये मेरे मेंबर है। तो यू टेल मी, आज ईपीए प्राइवेट लिमिटेड के पास टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं? कितने हैं? 700। लेकिन टू कंटिन्यू द नेचर ऑफ प्राइवेट कंपनी, कैन आई से दैट मेरे पास 200 ही मेंबर है? पक्का? छेपिया? ये होता है प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन। वापस एक बार, प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन क्या है? प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन देखो क्या है। एक ऐसी कंपनी जिसके पास क्या होना चाहिए, बोलो कमान? मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद उसके अंदर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। किस पे? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स पे रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। दूसरा, वो मैक्सिमम कितने लोग रखेंगे? 200। अच्छा, 200 में किसको गिनेंगे? ज्वाइंट होल्डर्स है तो किसको कितना गिनेंगे? उसको एक गिनना। और एम्प्लॉइज हो या एक्स एम्प्लॉइज हो उसको कितना गिनेंगे? 0। लेकिन क्या ये मेरे नंबर ऑफ मेंबर्स में आएंगे? द आंसर इज यस। उसके बाद क्या ये पब्लिक ऑफर लेके आ सकते हैं? द आंसर इज नो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई भाई और बहनों, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो मैं किसी भी कंपनी को क्या कहूंगा? बोलो, एक प्राइवेट कंपनी। इसमें से अगर एक भी कंडीशन मैंने सेटिस्फाई नहीं करी तो डायरेक्टली मेरी कंपनी को क्या ट्रीट करा जाएगा? पब्लिक। इसलिए पब्लिक कंपनी डेफिनेशन क्या है? द कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी दैट इज अ पब्लिक कंपनी। मतलब एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो क्या बन जाएगी? और अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो क्या बन गई? प्राइवेट। और एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो प्राइवेट नहीं है, इसलिए वो क्या है? पब्लिक। इसलिए सेक्शन 271 में पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन क्या है? जरा चेक करो। द कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट। हाँ, और भी कंडीशन है लेकिन ये बेसिक कंडीशन है कि ऐसी कंपनी जो प्राइवेट नहीं है। किस हिसाब से? 268 के हिसाब से, तो उसको मैं पब्लिक कंपनी कहूंगा। बात समझे क्या? क्लियर छे? क्लियर छे? आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में ये क्वेश्चन है, वो मैंने यहां पे डाल दिया है। तो लगे हाथ अपना स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस भी कवर होते जाएंगे। आपको अलग से स्टडी मटेरियल पढ़ने की गरज नहीं है। जो भी ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, जो जीडीपीडी मोड में देख रहे हैं, जो वर्चुअल ऑनलाइन देख रहे हैं, प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज कि आपको जाके स्टडी मटेरियल भी पढ़ना है। पढ़ना है तो निवान बाद में। कुछ बच्चे बोले स्टडी मटेरियल पढ़ूं क्या, वो बुक पढ़ूं क्या, वो बुक नहीं पढ़ो भाई, जो मैं बोल रहा हूं उसको फॉलो करो। इसमें ही आपका समय बहुत जाने वाला है और कंफ्यूजन करने की गरज नहीं। तो ऑनलाइन बच्चा आप भी कंसिडर करिएगा कि आपको और किसी किताब को पढ़ने की गरज नहीं है। जो भी मसाला चाहिए वो मैंने बुक के अंदर डाल दिया है, तो चिंता मत करो, बस मैं जो बोल रहा हूं उसको फॉलो करो। तो स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, क्या बोलो, वापस एक बार पढ़ेंगे क्या? फ्लोरा फोना लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक कंपनी। देयर आर 230 members in the company noted as below. Directors and their relatives
50 employees 15 ex-employee shares allotted when they were employees 10 5 couples holding the joint share jointly in the name of husband and wife 10 and others 145. The board of directors of the company purpose to convert it into a private company. Also advise whether reduction in the number of members is necessary. Please solve this question and let me know क्या करेंगे. शांति से सॉल्व करना. शांति से, किसी के साथ चर्चा करने की गरज नहीं है. आप अपना एग्जाम लिख रहे हो, एग्जाम में सवाल आया, शांति से अपना दिमाग लगाओ. किसी को कुछ पूछने की गरज नहीं है. नो नीड टू चिट चैट. आप बस ऐसे आंखों ही आंखों में देखोगे ना तो घंटा सॉल्व नहीं होगा. लिखना पड़ेगा. किताबें है, ये हाथ घड़ी डाल के बैठने के लिए नहीं है. ऐसा पेन है, किताब है, कैलकुलेटर है, ऊपर से आपका दिमाग है. अगर बेच के नहीं आया हो तो उसका इस्तेमाल करो. लिखो. प्रवचनाला आल्यासारखं बसले तर सगळे असे. लिखो भाई. 230 मेंबर है, ये 50 है, उसको मैं ऐड करूंगा, लेस करूंगा, कुछ तो लिखो भाई. ऊपर हेडिंग दो. पेज नंबर क्या है आपका? पेज नंबर है 16. स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन. सब बातें बोलनी पड़ती है नालायकों को. देखो, लॉ का पेपर ओरल एग्जाम नहीं है. दैट इज द मेन थिंग. ओरल एग्जाम होता तो मैं आपको किताब लाने के लिए बोलता ही ना. ये डिस्क्रिप्टिव लिखना है तो लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. शांति से सॉल्व करो. मैं आपको देता हूं आधा मिनट. इसको इधर लिखने का, बीच में, इधर, इसको बीच में लिखने का. अरे क्या नया कुछ लाया भाई? तो नया है तेरे पास, कुछ अलग अजीबोगरीब चीज है. ए भाई, इसको इधर लिखने का बीच में, समझे? और अलग कलर की पेन से लिखने का. तो बेटा जी, इसको अलग कलर का पेन इस्तेमाल करना है और इसको बीच में लिखना है. हाँ जी. इतना बोलने के बाद भी नलायक. भाई कलरफुल पेन्स लाए? कहाँ है? दिखा? घर पे है. घर पे है ना? गुड. हाँ, कलरफुल पेन्स इस्तेमाल करो. वेरी गुड, वेरी गुड. जो बच्चे मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे वही पास होंगे. बात को समझो. फाउंडेशन में आपके साथ कितने बच्चे थे?
निक, फाउंडेशन में आपके साथ कितने बच्चे थे? 65, इजंट इट? कितने बच्चे पास हो गए? तो इंटर में आपके पास कितने बच्चे हैं? नहीं, पूरा इंटर में कितने बच्चे, ये ऑनलाइन वगैरह मिलके कितने पास होंगे? तो बात समझो, जैसे आप फाउंडेशन में कुछ बच्चों को पीछे छोड़ के आए हो, वैसे इंटर में भी कुछ बच्चे पीछे छूट जाएंगे, कुछ बच्चे आगे निकल जाएंगे। और गारंटी है, ऐसा दुनिया का कोई क्लास नहीं है कि सारे बच्चे आ गए और सारे बच्चे पास हो गए, ये रियलिटी है। बात समझो, यहाँ से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इधर ही रहेंगे इंटरमीडिएट में, कुछ बच्चे होंगे जो आगे बढ़ेंगे। तो जो बच्चे मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे लॉ के लिए पर्टिकुलरली, वही पास होंगे। अपना दिमाग लगाने का नहीं। चलो, अगर हो गया है तो यहाँ पे ध्यान दो। बेसिकली बताएंगे मुझको इनके पास कितने मेंबर है, कितने मेंबर है? 230। तो दो बेसिस हो सकते हैं उसको सॉल्व करने के। एक तो आप इनको काउंट करो, या 230 में कौन कौन नहीं आएंगे उनको निकाल दो। ठीक है, तो चलो हम लोग एक तरीका इस्तेमाल करते हैं, एक मेथड फॉलो करते हैं कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं। कम ऑन, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 230। इसमें से कौन कौन नहीं आएंगे? एक्सक्लूजन बताएंगे मुझको। पहला, डायरेक्टर्स एंड द रिलेटिव 50 है, इनको मैं 200 में गिनूं कि नहीं गिनूं? गिनना है, बिकॉज वो स्पेसिफिकली एम्प्लॉयज की कैटेगरी में नहीं दिया है, एम्प्लॉय की कैटेगरी अलग बोली है। बात समझे? तो डायरेक्टर एंड रिलेटिव बोला है, तो जो आउटसाइडर है तो उनको 230 में माइनस करूं कि नहीं करूं? बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछ लिया मैंने। चंद्रयान 3 कैसे लैंडिंग होगा, उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी बताओ, ये सवाल पूछ लिया मैंने। 230 में 50 आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे, तो माइनस करूं कि नहीं करूं? नहीं करना, वो वैसे के वैसे नहीं, 230 में आएंगे वो पूरे। एम्प्लॉइज 15, माइनस करूं कि रख दूं? क्योंकि उनको 230 में गिनना नहीं है, तो -15। नेक्स्ट, एक्स एम्प्लॉइज शेयर्स अलॉटेड व्हेन दे वर एम्प्लॉइज, माइनस करूं? यहां पे एम्प्लॉइज और आएंगे क्या बोलो? एक्स एम्प्लॉइज। माइनस करूं, कितने हैं वो? 10 है, 10। उसके बाद 5 कपल्स, मतलब 5 कपल है, होल्डिंग शेयर ज्वाइंटली इन द नेम ऑफ देयर हस्बैंड एंड वाइफ। 5 कपल है और उनको 10 गिना है। 5 कपल है ना, 5 दो शेयर होल्ड करे, नीचे दिया भी देखो कैलकुलेशन, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो उनको 10 गिना है। कितना गिनना पड़ेगा? तो यहाँ पे कितना माइनस करूं? 10 की 5 माइनस करूंगा, तो यहाँ पे लूंगा ज्वाइंट होल्डर्स। जो 10 गिना है, 5 गिनना चाहिए, तो 5 माइनस करूंगा। इजंट इट क्लियर? समझ रहे हो आप क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? समझ रहे हो ना? अदर्स 145, माइनस करूं कि ऐड करूं? ऐड करूं, इधर लिखो ऐड करूं, मैं इधर ऐड। 230 में ऑलरेडी है ना लाएगा वो। बताएंगे कितना होता है? 230 माइनस 15 माइनस 10 माइनस 5, कितना आ गया? 200। तो बताएंगे 200 चलते ही नहीं चलते? सवाल क्या है अपना? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट टू कन्वर्ट इट इनटू प्राइवेट कंपनी, एक पब्लिक कंपनी है जिसको प्राइवेट में बनाना है। क्या ये प्राइवेट में कन्वर्ट हो सकते हैं? और बनने के लिए क्या उनको इनमें से कुछ मेंबर्स को कम करना पड़ेगा? कुछ मेंबर्स को कम करना पड़ेगा।
उनको कुछ मेंबर्स को कम करना पड़ेगा। क्या वो 230 मेंबर्स के साथ प्राइवेट कंपनी बन सकते हैं? द आंसर इज यस। वो इन्हीं मेंबर के साथ अपने आप को प्राइवेट बना सकते भाई, बिकॉज इन 230 में 30 ऐसे लोग हैं जो 200 में गिने नहीं जाएंगे, लेकिन वो 230 मेंबर कंटिन्यूड रहेंगे। तो बताएंगे फ्लोरा पोना अगर मान लो प्राइवेट कंपनी बन गई तो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आर देयर? 230, बट फॉर द पर्पज ऑफ 268 वी काउंट देम एज अ 200। बात समझे? देखो जवाब यही है। उन्होंने अलग तरीके से काउंट करा, मतलब उन्होंने क्या करा है, यहां से काउंट करना शुरू कर, इधर से। समझे नहीं समझे? मतलब यहां से काउंट करा है, हमने उल्टा कर दिया। बात तो सेम ही है। बात समझे? बात समझे? So there is no need for reduction in the number of members as the existing number of members 200 which is does not exist maximum limit of 200 for the purpose of 268। लेकिन टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 230। तो दो डेफिनेशन में देख लिए, दैट इज 268 प्राइवेट कंपनी एंड 271 क्या बोलो? प्राइवेट। 271 का पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन अब तक हमने पूरा नहीं देखा है। तो पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन देखो अभी क्या है। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट ए, कम ऑन क्या बोलो? विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, जिसके पास मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब, ये साला कहीं देखा हुआ लग रहा है। तो बताएंगे कितना स्पेसिफाई करा रहेगा? साला अगर प्राइवेट कंपनी को नहीं बोला तो पब्लिक कंपनी को क्यों बोलेंगे? तो जीरो होगा। प्रोवाइडेड दैट, इसको क्या बोलते हैं? प्रोवाइडेड दैट ए कंपनी विच इज अ सब्सिडरी कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी shall be deemed to be a public company for the purposes of this act। मतलब बताओ। घर लेके जाना है? अच्छा लगा? जो भी चीज अच्छी लगी घर लेके नहीं जाना बेटा, ठीक है? सवाल क्या पूछ रहा हूं, उसका क्या चल रहा है? ये दोस्ताने को थोड़ा क्लास के अंदर थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना बेटा, ठीक है? देखिए नजर हटी, दुर्घटना घटी। हाँ जी चलिए। वैसे आप लोग फाउंडेशन में भी पहले बेंच पे ही बैठते थे ना, ये बोल्स कि नहीं? निक पहले बेंच पे बैठता था और आप अब सेकंड बेंच, मतलब लगभग साथ साथ थे, मतलब पुराना याराना है। हाँ जी। अरे मैं आपको समय दे रहा हूँ चर्चा करने के लिए, आप हमारी चर्चा पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है? तो हम चर्चा कर रहे हैं, बाद लोग सब क्या बोल रहे हैं, अच्छा वो मैं आपको ब्रीदिंग टाइम दे रहा हूँ। अंजू कोई बताएगा? फटाफट बताओ, फटाफट। हाँ बेटा, लास्ट बेंच। सिंपल है रे, अंग्रेजी सिंपल है। क्या लिखा है? अच्छा सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी जिसके अंदर किसी और कंपनी ने सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रखा हो, मतलब मोर देन 50% शेयर्स लिए, तो उसकी कंपनी सब्सिडी बोला जाएगा। तो अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी मतलब, तो आप बताएंगे मुझको किसकी बात कर रहे हैं? मान लो यहां पे एक होल्डिंग कंपनी और यहां पे एक सब्सिडरी कंपनी। बताएंगे होल्डिंग कंपनी क्या होनी चाहिए, सब्सिडरी कंपनी क्या होनी चाहिए? अ सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी ऑफ ए कंपनी नॉट बीइंग प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या होता है? सब्सिडरी ऑफ ए कंपनी मतलब ऐसी कंपनी की सब्सिडरी जो प्राइवेट नहीं है, मतलब होल्डिंग कंपनी क्या होनी चाहिए? वेरी गुड। तो होल्डिंग कंपनी आपकी क्या है बोलो? पब्लिक। और सब्सिडरी कंपनी क्या है? प्राइवेट। तो इस प्राइवेट कंपनी में क्या बोलेंगे? डीम्ड पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी में ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो तो आती है, साथ साथ ऐसी प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है। ऐसी प्राइवेट कंपनी मतलब मैं ईपीए प्राइवेट लिमिटेड हूं, लेकिन अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्री की सब्सिडरी हूं तो मुझको, मैं प्राइवेट कंपनी होने के बाद भी मुझको क्या कहा जाएगा? बाय नेचर में प्राइवेट ही रहूंगा, मतलब मेरे अंदर 200 मेंबर ही रहेंगे ना, नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के रिस्ट्रिक्शन होगा ही होगा। बाय नेचर में प्राइवेट कंपनी की तरह ही काम करूंगा। ऐसा नहीं कि फिर मेरे अंदर अनलिमिटेड मेंबर बन जाएंगे, नहीं, बाय नेचर में प्राइवेट ही रहूंगा, लेकिन लॉ लगेगा पब्लिक कंपनी का, बाकी का लॉ पूरा।
नेचर तो प्राइवेट कंपनी का ही रहेगा, तो बताएंगे ईपीए प्राइवेट लिमिटेड। अगर रिलायंस इंडस्ट्री नाम की पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है तो मुझको क्या कहा जाएगा? कम ऑन, डीम्ड पब्लिक, डीम्ड मानो नहीं है लेकिन डीम्ड पब्लिक कंपनी, और वो अपने आर्टिकल्स में क्या रहेगी? प्राइवेट ही रहेगी। बात समझे? सो पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन क्लियर, प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन इतना डिटेल में समझा, इसलिए पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन चुटकी भर में हो गया। हम पूरा 1.25 घंटा प्राइवेट कंपनी को डिस्कस कर रहे थे और पब्लिक कंपनी को डिस्कस करने के 5 मिनट भी नहीं लगे। बात समझे? पक्का? चलिए, सो आज के लेक्चर की इधर रुक जाते हैं। प्राइवेट कंपनी पब्लिक में डेफिनेशन नोटिंग हम लोग कल के लेक्चर पे कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।